अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान नीरम चौधरी। और कोरोना वायरस के जो वार है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में जिस तरीके से ये वायरस में शिद्दत आती जा रही है, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 40 अफराद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए हैं। NCOC का ये भी कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटे में 4772 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। और कराची के मरकज़ से वैक्सीनेशन भी गायब हो गई है मराकज़ में, क्योंकि वैक्सीनेशन का अमल पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से जारी है। क्या जो ये वायरस है ये इसको म्यूटेट होने से कोई नहीं रोक सकता, और इसके इम्पैक्ट्स जो चौथी लहर के इम्पैक्ट्स हैं वो क्या हैं, और वैक्सीनेशन जो है वो अमल जारी है तो उसका कितना इम्पैक्ट है और इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर कानून की मौजूदा सूरत हाल को देखा गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान इसमें कहाँ पे खड़ा है, इसी पर आज हम बात करेंगे। खुसूसी तौर पर हमने वक्त लिया चेयरमैन टास्क फोर्स कोविड-19 डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल अगर हम देखें तो कोविड-19 जिस तरीके से पूरी दुनिया में फैला और पूरी दुनिया इससे मुतासिर हुई, पहली, दूसरी, तीसरी और अब चौथी लहर, और जिस तरीके से हर मुल्क को मुतासिर किया है, मौजूदा सूरत हाल में कोविड से के वायरस जिस तरीके से साख्त अपनी बदल रही है, पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड होता आपको नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि इस वक्त बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि अभी तक जितने वेरिएंट्स आए हैं इस वायरस के, सबसे ख़तरनाक ये वाला है जो डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट्स जो पाकिस्तान में पाए जा रहे हैं। और इसकी 4 वजूहात हैं। नंबर 1, जिन पेशेंट्स को ये वायरस आ जाता है और जो बीमार हो जाते हैं, उनका जो वायरल लोड है वो तकरीबन 1000 से 1200 गुना ज़्यादा होता है। यानी जब वो खांसते हैं तो जो वायरस निकलते हैं उनके मुंह से, तो वो जो है वो 1000 गुना या 1200 गुना ज़्यादा होते हैं उस पुराने चाइनीज़ वायरस के मुकाबले में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैलाव है इसका। दूसरे, ये बहुत आसानी से हमला करता है इंसानी खलियों के अंदर दाखिल होकर और फिर मल्टीप्लाई करता है। तीसरा, इसका मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा है। चौथे, ये धोखा देता है इंसान के दिफाई निज़ाम को, और वो इंसान का जो दिफाई निज़ाम, जो एंटीबॉडीज़ हैं, वो पहचान नहीं पाते कि ये एक फ़ॉरेन बॉडी अंदर दाखिल हो गई है, जिसकी वजह से ये आसानी से ये फिर फैल जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इस वक्त जो सूरत हाल है उसको हमें बहुत एहतियात से कंट्रोल करना है। वैक्सीन तो जितनी लग रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग और जो सारे प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं उनको फॉलो करना है बहुत ज़रूरी। अच्छा डॉक्टर अताउर रहमान साहब, हमने ये भी देखा, आपने कहा है कि ये म्यूटेट करने से इसको मतलब अभी तक रोका नहीं जा सक रहा, और वायरस ही अगर म्यूटेट करने तो उसकी इन्फेक्टिविटी के चांसेस भी 3 गुना बढ़ जाते हैं। तो इस सूरत में जो वैक्सीनेशन है वो कहाँ पे आपको स्टैंड होती नज़र आ रही, कितनी इफेक्टिव है? और ये चौथी लहर, क्योंकि हमने ये देखा था कि अपनी शक्ल सूरत बदलेगा, ये पहली लहर के दौरान ही बता दिया गया था, अब ये चौथी लहर में चौथी दफ़ा इसने शक्ल सूरत बदली है, तो इसमें कौन सी वैक्सीन ज़्यादा इसको बेहतर रहेगी रोकने के हवाले से? ये जो है, ये जो इसकी शक्लें आती जा रही हैं, तो जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा तेज़ फैलने वाली इसकी शक्लें हैं वो ज़्यादा फैल रही हैं और बाकी दबती जा रही हैं। और वैक्सीन जो है वो खासी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, तो शदीद बीमारी से तो हर एक को प्रोटेक्ट कर रही हैं, चाहे वो हर वैक्सीन जो है, चाहे वो चाइनीज़ वैक्सीन हों जो 3 मौजूद हैं पाकिस्तान में, या इसके अलावा फाइज़र या दूसरी वैक्सीन हैं, ये सब मुफीद हैं और प्रिवेंट करती हैं शदीद बीमारी से। कोविड फिर भी लग सकता है वैक्सीन के बावजूद, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगी, इतनी शदीद बीमारी नहीं होगी कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े या आप वेंटिलेटर पे जाएं, और अमवात से भी बचाव होती है। तो जो भी वैक्सीन लग रही है उसको आप लगाएं। और ये चौथी वेव है, इसके बाद 5वीं और 8वीं और 10वीं, ये कई साल तक मामला चलेगा, ये ख़त्म होने वाला नहीं है जब तक कि दुनिया की 80 या 90% आबादी वैक्सीनेट नहीं हो जाती, जिसको सालों लग सकते हैं। तो इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है सिवाय आपको अपने आप मुल्क के अंदर 80% लोग वैक्सीनेट हो जाएं, उसको 5, 6, 7 महीने लगेंगे। पूरी दुनिया में वैक्सीनेट हो जाएं लोग, उसको तकरीबन 2-3 साल लगेंगे। तो इस वजह से आपके पास सिवाय, और जो वैक्सीन नई डेवलप होकर आ रही हैं वो हमेशा, ये शक्लें तो हर हफ्ते तब्दील कर रहा है, हज़ारों नई शक्लें इख्तियार कर चुका है ये। तो ये शक्लें तो, और वैक्सीन डेवलप में 1-2 साल लगते हैं, तो वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है वो 1-2 साल पीछे है इस वायरस की शक्लें बदलने से। तो हम हमेशा एक कैचअप फेज़ के अंदर रहेंगे
और इस वजह से द ओनली थिंग, एक रास्ता जो आपके पास है सिर्फ वो यही है कि आप SOPs को फॉलो करके और इसको रोकें, वरना खुदा ना खास्ता ये फैल जाता है तो जिन जिन ममालिक में फैला है वहाँ छा गया है, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। हिंदुस्तान में भी जो पूरा आपने देखा क़यामत का समा था, वो भी इसी वायरस की वजह से था। बच्चू सिंह, डॉक्टर साहब के आपने कहा है कि काफ़ी मतलब जो खतरनाक सूरत हाल है जो बताई जा रही है, इससे पहले भी बहुत दफ़ा आपने यही कहा था कि ये अपनी शक्लो सूरत बदलेगा, इतनी जल्दी ये ख़त्म होने वाला नहीं है। आपके ख्याल में अभी तक रिसर्च हुई है कि ये जो वैक्सीनेशन लगवाई जा रही है, लोगों को कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द अपने आप को अपनी वैक्सीनेशन लगवा कर महफूज बनाए, तो इसका असर कितने अरसे तक रहेगा, कितने ड्यूरेशन तक लोग वैक्सीन लगाने के बाद महफूज रह सकेंगे? ये जो है वैक्सीनेशन के बाद तकरीबन 8 महीने 10 महीने तक वैक्सीन का असर रहता है। उसके बाद आपके जिस्म में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो तेज़ी से गिरनी शुरू हो जाती हैं, और एक दफ़ा वो एक सर्टेन लेवल से गिर जाएं तो आपको फिर दोबारा बूस्टर डोज लगानी पड़ती है। लेकिन 8 से 10-12 महीने ये वैक्सीन के ऊपर डिपेंड करता है, और इसके बारे में कोई अभी तक डेटा नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डेटा है ही नहीं। ये पहली दफ़ा है ये वैक्सीन जो लग रही हैं दुनिया में, ये इमरजेंसी यूज़ पे इजाज़त दी गई थी और लॉन्ग टर्म डेटा है नहीं, तो हर वैक्सीन की किस हद तक और कितने महीने तक प्रोटेक्शन करते रहती है वो उससे वक्त बताएगा। डॉक्टर ताउर रहमान साहब, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव को अगर कैटेगराइज किया जाए और इसको कंपैरिजन किया जाए तो इस जो डेल्टा वेव है इसमें क्या डिफरेंस है पिछली 3 वेव्स के बरक्स? फ़र्क यही है कि ये जिस रफ्तार से फैल रही है उतनी तेज़ रफ्तार से पिछली वेव नहीं फैली, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये 1000 से 1200 गुना वायरल लोड होता है। तो एक आदमी जो इस वायरस को जिसमें वेरिएंट जिसमें ये डेल्टा है वो खांस रहा है, वो इसके बराबर है कि 1200 आदमी आपके चारों तरफ पुराने वाले वेरिएंट से खांस रहे हों। तो इससे ज़्यादा, इस वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव है ये, और बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई भी करता है। तो ये सबसे ख़तरनाक वेव है जो अभी तक आई है दुनिया में, और इसी वजह से इस वक्त जिन ममालिक में 100% भी तकरीबन वैक्सीनेशन हो गई है वहाँ भी तादाद पेशेंट्स की बढ़ती जा रही है, और पिछले 4 हफ्ते में दुनिया में 80% इंक्रीज़ हुआ है कोरोना वायरस पेशेंट्स का वैक्सीनेशन के बावजूद। बरतानिया में कोई 99% इस वक्त ये डेल्टा वायरस पाया जा रहा है, बाकी सब वायरस की किस्में दब गई हैं। डेल्टा वायरस जब से आया है डॉक्टर ताउर रहमान साहब, इसमें किस टाइम पे ज़्यादा इस पे जो रिसर्च अभी तक हुई है ये पीक पे जा सकता है? जैसे ये डेल्टा वायरस आया या इन द मिड या इन द एंड जाके इसकी जो पीक लेवल है इसका वो क्या नज़र आ रहा है? ये कहना बहुत मुश्किल है। ये आपके साथ 6 महीने भी रह सकता है, साल भी रह सकता है। इसको रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो SOPs को फॉलो करे। वायरस तो रहेगा और मल्टीप्लाई करता रहेगा जब तक आप उसको मौका देंगे। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, लॉकडाउन करेंगे तो फिर ये रुक जाएगा, वरना ये फैलता ही जाएगा, और लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे अगर तो हॉस्पिटलाइजेशन और अमवात भी बढ़ती जाएंगी। तो इसका कोई सिरा नहीं है कि ये आएगा और 2 महीने 3 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा। ये आता है, रहता है और बढ़ता ही जाता है जब तक कि इसको रोक ना लिया जाए सोशल डिस्टेंसिंग से, स्मार्ट लॉकडाउन से और कंप्लीट लॉकडाउन से। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है इस वायरस को रोकने का। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में तो जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ऑब्वियसली अब आप डिस्कशन करते हैं और पाकिस्तानी डॉक्टर से भी इस हवाले से डिस्कशन होती है, जो अगर वर्ल्ड लेवल पे हम देखें तो क्या वहाँ पे भी डिस्कशन हो रही है आप लोगों के साथ भी मिलके कि ये एक के बाद एक किस्म और एक के बाद एक जो नई शक्ल इसकी आती जा रही है कोरोना वायरस की, आगे जो शक्लें आने वाली हैं उनको थोड़ा सा रिसर्च करके देखा जा सके या उसको कंट्रोल करने के हवाले से कोई बातचीत हो सके? बात यह है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये क्या शक्ल इख्तियार करेगा। दरअसल जब जिस्म के अंदर जाता है तो इसकी अरबों कॉपियाँ बननी शुरू होती हैं। ज़्यादातर कॉपियाँ हूबहू वही होती हैं जो ओरिजिनल वायरस की हैं, लेकिन कुछ कॉपियाँ ऐसी बन जाती हैं जो उस ओरिजिनल वायरस से मुख्तलिफ होती हैं। ये एक पॉलीमरेज एंजाइम होती है जो इसको मल्टीप्लाई करती है, और जो कॉपियाँ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और फैलने वाली होती हैं और वो वाले जो वेरिएंट्स पैदा होते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो पुराने वाले वेरिएंट को दबा देते हैं। तो ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, पहले से नहीं कहा जा सकता कि कौन सी शक्लें इख्तियार करेगा, कितने दिन बाद नई शक्ल आएगी और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये बताया नहीं जा सकता। आपको सिर्फ तैयार रहना है कि नई नई शक्लें आएंगी
और इसको रोकने के लिए आपको अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कराना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमने ये देखा है कि मेडिकल फील्ड में और जब डॉक्टर्स कोई भी बीमार होता है तो उसको एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक पहले लाइट एंटीबायोटिक देनी होती है और फिर अगर क्योरेबल नहीं होता तो फिर हार्ड एंटीबायोटिक पे जाना होता है। जो वैक्सीनेशन अभी आ रही है, आपको लग रहा है कि यही बेहतर है या इसमें कोई रिसर्च होना चाहिए, वर्ल्ड लेवल पे डॉक्टर्स मिलकर बैठे कि कोई ऐसी वैक्सीनेशन हार्ड निकालनी चाहिए कि जिसके बाद, जिसको इंजेक्ट करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सेफ हों और उसकी स्ट्रेंथ को, वायरस की स्ट्रेंथ को जो बिल्डअप हो रही है उसको स्लोली ब्रेक आउट किया जा सके? दो अलग अलग चीजें हैं। एक है प्रोटेक्शन कि वायरस हमला ना करे, उसके लिए वैक्सीन हैं, और दूसरा है इलाज कि आपको कोविड हो गया है और फिर आप उसका इलाज कर रहे हैं, उसके अंदर स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। वैक्सीन तो नई नई निकालने की कोशिश हो रही है और नई नई वैक्सीन आती जाएंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा वैक्सीन साल 2 साल पीछे रहेंगी वायरस के शक्लों के मुकाबले में जो ये इख्तियार कर रहा है। जो नई अद्वियात हैं, ये मामला बहुत मुश्किल है क्योंकि नई दवाई को बनने में 5 से 10 साल लगते हैं और अरबों डॉलर खर्च होते हैं। तो ख़ास तौर पे इसके लिए कोई दवाई नई बन जाए वो तो मुमकिनात में से नहीं है। हाँ, जो एग्जिस्टिंग जो मौजूदा दवाइयाँ हैं, जो मुख्तलिफ एंटीवायरल ड्रग्स हैं या जो एंटीबायोटिक्स हैं या दूसरे किस्म की दवाइयाँ हैं, उनको ट्राई एंड एरर किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग FDA अप्रूव्ड अद्वियात हैं उनमें से कोई इसके खिलाफ कारगर हो जाए। और कुछ अद्वियात मिली हैं जो किसी हद तक इसमें मुफीद है, लेकिन कोई अभी तक कोई मैजिक बुलेट नहीं मिली जो इसका वाकई इलाज कर सके, लेकिन तलाश जारी है मौजूदा अद्वियात में से कोई ऐसी दवा मिल जाए। ठीक है, इलाज जारी है और इस हवाले से वैक्सीन लगाना जरूरी है, एहतियात करना लाजिम है। डेल्टा वायरस जिस तरीके से बढ़ता ही चला जा रहा है और अपने खतरनाक असरात छोड़ता चला जा रहा है, क्योंकि वायरस को म्यूटेट करने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर वायरस ने म्यूटेट करके अपनी इन्फेक्टिविटी के चांसेस को 3 गुना बढ़ाना है तो हमें अपनी एहतियाती तदाबीर को भी 3 गुना बढ़ाना होगा। और एहतियाती तदाबीर क्या है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और दीगर मामलात हैं, एहतियाती तदाबीर के हवाले से वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए कॉन्शियस होना चाहिए। वैक्सीनेशन लगवाएं, वैक्सीन अपने आप को लगवा कर महफूज करें, अपनी नस्लों को महफूज करें, क्योंकि इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं है इस वायरस से बचने के लिए कि अपनी शक्ल सूरत तब्दील ही करता रहेगा। और यही आज के हमने प्रोग्राम में जाने की कोशिश की है कि ये जो वायरस की चौथी किस्म है, ये किस हद तक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है। पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा तनाज़ुर में कहाँ पे स्टैंड करता है, वर्ल्ड लेवल पे जो एक परेशानी है कि इस वायरस से कैसे बचा जाएगा, कौन सी ऐसी दवाई ईजाद होगी, कौन सी ऐसी वैक्सीनेशन होगी और कितने अरसे तक उससे बंदा महफूज रहेगा। तो सबसे बढ़कर जो एक लॉन्ग लास्टिंग एहतियात है वो यही है कि आप एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। हुकूमत पाकिस्तान जो इक़दाम कर रही है उसमें एक कह सकते हैं कि सेंसिबल शहरी होने का आप सबूत दें और हुकूमत के इक़दाम के साथ भी ताउन करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाते हैं। अपनी मेज़बान रम चौधरी को इजाज़त दीजिए। अब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।